हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का लेक्चर नंबर 3। दिस इज द लास्ट एंड कंक्लूडिंग लेक्चर। इसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा क्लास 12th का। ठीक है, सो चीयर अप, स्टे एक्साइटेड। ये लास्ट लेक्चर है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला डिवाइस मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेमीकंडक्टर डिवाइस, दैट इज रेक्टिफायर। उसके बाद कुछ ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शंस, एलईडी, फोटोडायोड एंड सोलर सेल। ये किस तरह से काम करते हैं, क्या है इनका वर्किंग प्रिंसिपल, एक एक चीज इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। सो स्टे एक्साइटेड, स्टे फोकस्ड। सो सबसे पहले बेटा वी आर गोइंग टू बिगिन विद रेक्टिफायर। बार बार डिस्कस कर चुका हूं, सबसे सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें सिंगल पीएन जंक्शन है, दैट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग अ रेक्टिफायर। व्हाट इज अ रेक्टिफायर? इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट को ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ये कहां कहां मिलेगा आपको? बेटा आपके घरों पे जितने चार्जिंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल चार्जर हो, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी का चार्जर हो, दैट इज इन्वर्टर, इन सब में रेक्टिफायर लगा है। क्योंकि आपके घरों पे जो सप्लाई आ रही है वो तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है। बट जब भी किसी भी बैटरी को आप चार्ज करोगे तो बैटरी क्या स्टोर करेगी? डीसी। वो चार्ज स्टोर करेगी डीसी की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है। हां, आपके मोबाइल चार्जर में सिंपली रेक्टिफायर है और इन्वर्टर में रेक्टिफायर तो है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, इन्वर्टर में एक पार्ट, एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा रहता है जो वापस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमें देता है। जब पावर सप्लाई चली जाती है तो जो बैटरीज के अंदर स्टोर्ड चार्ज है, जो जैसे हम उसमें से करंट ड्रॉ करते हैं, बैटरी तो डीसी डिलीवर करेगी। तो वो जो डीसी हम ड्रॉ करते हैं उसको वापस एसी में कन्वर्ट करके, क्योंकि हमारी हाउस होल्ड सप्लाई में जितने अप्लायंसेज है वो एसी पे काम करने वाले अप्लायंसेज हैं। तो इन्वर्टर में दोनों मैकेनिज्म है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के। एसी को डीसी में तो कन्वर्ट करेगा रेक्टिफायर, डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करेगा? जल्दी से सोच के बताइए जरा, सोचो। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया है जब हमारा चैप्टर चल रहा था ऑल्टरनेटिंग करंट्स। उसमें एक डिवाइस हमने पढ़ा था एलसी ऑसिलेटर। सो एलसी ऑसिलेटर इज अ डिवाइस जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमें देगा। डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमें वापस कौन देता है? एलसी ऑसिलेटर। तो इन्वर्टर में ऑसिलेटर भी है और रेक्टिफायर भी है। एनीवे, हम यहां पे रेक्टिफायर की वर्किंग डिस्कस करने जा रहे हैं। रेक्टिफायर का मेन कंपोनेंट है पीएन जंक्शन डायोड। इससे पहले कि मैं रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन डिस्कस करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं कितनी तरह के रेक्टिफायर्स हो सकते हैं। बेटा दो तरह के रेक्टिफायर हैं हमारे पास, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। हालांकि एक और तरह का रेक्टिफायर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो मैं यहां पे नहीं डिस्कस करूंगा। तो हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। कितनी तरह के रेक्टिफायर हैं? दो तरह के, हाफ वेव और फुल वेव। तो कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले कैसे काम करेंगे वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। पहले फंडामेंटल्स पे आते हैं। इसको हाफ वेव और इसको फुल वेव क्यों कहा गया, क्यों ये नाम रखे गए हाफ वेव और फुल वेव? अगर आप यहां ध्यान से देखें, ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का ग्राफ बनाया मैंने, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसी सप्लाई। ये इनपुट एसी सप्लाई है। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर को ये वाली सप्लाई का इनपुट देते हैं, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का इनपुट देते हैं, तो आपको आउटपुट सप्लाई कैसी मिलेगी? कुछ इस तरह से मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखें, पॉजिटिव साइकिल की जगह पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है, लेकिन जहां पर नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो नेगेटिव साइकिल ब्लॉक हो चुका है, नेगेटिव साइकिल यहां पे अवेलेबल नहीं है। फिर अगला पॉजिटिव साइकिल यहां पे अवेलेबल है, फिर नेगेटिव साइकिल आया, ये ब्लॉक हो गया, फिर अगला पॉजिटिव साइकिल, फिर हमें यहां आउटपुट में मिला। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव इसलिए कहा जाता है बिकॉज आउटपुट में हाफ वेव ऑफ द इनपुट आपको मिलती है। ये एक फुल वेव है, फुल साइकिल में से नेगेटिव साइकिल ब्लॉक हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल आपको वहां मिलेगा, इसलिए इसको नाम दिया हमने हाफ वेव रेक्टिफायर। रही बात फुल वेव रेक्टिफायर की, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉजिटिव के एनालॉगस यहां पे ये पॉजिटिव साइकिल तो मिला ही मिला, बट नेगेटिव की जगह पे एक पॉजिटिव साइकिल और मिल चुका है हमें।
फिर पॉजिटिव साइकिल एज सच मिला, फिर जहां पे नेगेटिव है नेगेटिव की जगह पे भी पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है हमें। सच अ रेक्टिफायर इज सेड टू बी अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले इनके काम करने के तरीके, फाइनल आउटपुट को देख के हम डिसाइड कर रहे हैं, हम यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों के बीच में कि कौन सा हाफ वेव है, कौन सा फुल वेव। हाफ वेव में आधी वेव मिल रही है, फुल वेव में फुल वेव मिल रही है। फर्क सिर्फ इतना है, नेगेटिव साइकिल की जगह पे भी हमें एक यहां पे पॉजिटिव साइकिल मिलने जा रहा है। सो सच अ रेक्टिफायर इज सेड टू बी फुल वेव। तो आपको डिफरेंस समझ आया हाफ वेव और फुल वेव में? हालांकि कुछ चीजें और मैंने यहां डिस्कस किया। फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, IRMS, जो इनपुट सप्लाई दी इसकी RMS वैल्यू, और जो आउटपुट सप्लाई आई है IDC, DC कंपोनेंट जो हमें आउटपुट मिल रहा है, उनकी रेशो। तो फॉर्म फैक्टर इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.57, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर कम्स आउट टू बी 1.11। एक और फैक्टर है रिपल फैक्टर, वो भी डिस्कस करता हूं, बट ये फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। आपसे बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे क्वेश्चन आएंगे। दूसरी एक चीज और अगर हम देखें, ये जो डीसी हमें यहां पे मिल रहा है रेक्टिफायर का आउटपुट, ये स्टेडी स्टेट डीसी नहीं है। इसमें डायरेक्शन तो नेगेटिव साइड नहीं जा रही, करंट की डायरेक्शन तो रिवर्स नहीं हो रही। एसी में मैग्नीट्यूड लगातार बदलता है और डायरेक्शन रिवर्स होती है आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद जहां पॉजिटिव करंट था फिर नेगेटिव आ गया, मतलब करंट पहले इधर फ्लो कर रहा है, फिर ये इधर फ्लो करना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहां पे नेगेटिव साइकिल्स तो नहीं आ रहे, लेकिन पॉजिटिव साइकिल ही आ रहे हैं, बट इन पॉजिटिव साइकिल्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। लगातार देखो ये पल्सेस की शेप में है। तो इसलिए जब हम एसी इनपुट देते हैं किसी भी रेक्टिफायर को, चाहे वो हाफ वेव हो या फुल वेव हो, तो एसी रेक्टिफायर एसी को किस में कन्वर्ट करके देता है हमें? सबसे पहले पल्सेटिंग डीसी। ऐसे डीसी को हम क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी। क्या कहते हैं बेटा? पहले नाम याद रखिए, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेस की फॉर्म में ये डीसी है, बट हमें कैसी सप्लाई चाहिए? हमें चाहिए स्टेडी स्टेट डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी को इसके आगे हम हर एक रेक्टिफायर के आगे यूज करते हैं फिल्टर सर्किट्स। फिल्टर सर्किट, तो फिल्टर सर्किट क्या करेगा? पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी स्टेट डीसी में, स्टेडी डीसी में कन्वर्ट करेगा। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर देगा। ये जो फ्लक्चुएटिंग है, ये जो पल्सेटिंग डीसी है, एसी को कन्वर्ट किया पल्सेटिंग डीसी में रेक्टिफायर ने, फिर हमने फिल्टर सर्किट को इनपुट दिया, फिल्टर सर्किट ने हमें आउटपुट क्या दिया? स्टेडी स्टेट डीसी। बिकॉज फाइनली हम क्या चाहते थे? स्टेडी स्टेट डीसी, राइट? अब क्या होता है फिल्टर सर्किट? फिल्टर सर्किट बेटा एक सिंपल इंडक्टर या कैपेसिटर होता है। फिल्टर सर्किट, दो तरह के फिल्टर सर्किट्स हैं, इंडक्टिव और कैपेसिटेटिव। इंडक्टिव और कैपेसिटेटिव दो तरह के फिल्टर सर्किट्स हैं, इंडक्टिव और कैपेसिटेटिव। हाँ, इंडक्टिव सर्किट अगर आप इंडक्टर यूज कर रहे हैं पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो इंडक्टर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अगर आप कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट का रोल अगर प्ले कर रहा है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेटिव फिल्टर सर्किट, तो इसको हमेशा कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। क्यों और कैसे, इनका काम क्या है, ये आगे मैं जाके फिर से डिस्कस करूंगा। फिलहाल एटलीस्ट ये नाम आपके दिमाग में आने चाहिए। फिल्टर सर्किट का काम क्या है? पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट करना। फिल्टर सर्किट इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटेटिव भी हो सकता है। इंडक्टिव फिल्टर सर्किट सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं, कैपेसिटेटिव फिल्टर सर्किट में आउटपुट के पैरेलल में, ये आउटपुट के सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्ट करेंगे, यहां आउटपुट के पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, राइट? चलिए अब मैं आता हूं बेटा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। रही बात, जब भी हम कोई डिवाइस पढ़ते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। प्रिंसिपल तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे डिस्कस किया था, डायोड एक्ट्स एज अ करंट वॉल्व। सो प्रिंसिपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायोड, नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक्स में, डायोड एक्ट्स एज अ करंट वॉल्व। इट अलोज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। या आप ऐसे लिखिए, when diode is forward biased it offers low resistance, when diode is reverse biased it offers high resistance। तो रिवर्स बाइसिंग में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट को आराम से कंडक्ट करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ रेक्टिफायर। याद रहेगा? या तो ऐसा लिख लीजिए सिंपली, डायोड एक्ट्स एज अ करंट वॉल्व, पीएन जंक्शन, डायोड एक्ट्स एज अ करंट वॉल्व, इट अलोज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। या ऐसा कहिए,
when forward biased diode offers low resistance and when reverse biased a diode offers high resistance. ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. प्रिंसिपल के बाद बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन. हाउ इज अ रेक्टिफायर कंस्ट्रक्टेड. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर हम आएंगे फुल वेव. प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम रहेगा बेटा. हाफ वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आऊंगा फुल वेव पे. तो सबसे पहले बेटा जहां पर आपके पास इनपुट एसी सप्लाई है, आप इनपुट एसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मर का सिंबल कैसा है. ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, इसको हम इनपुट एसी सप्लाई दे रहे हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ एसी सप्लाई. और बीच में ये दो पैरेलल बार्स लगाई जाती हैं, कॉमन कोर को इंडिकेट करती हैं ये. दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए कि नहीं, तो ये इसकी आ गई सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल. अब सेकेंडरी कॉइल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम आउटपुट कनेक्ट करते हैं. आउटपुट कलेक्ट करते हैं कहां पे, सेकेंडरी कॉइल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस. और जहां पर आउटपुट होता है वहां पर हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, आर लोड. जैसे आपके मोबाइल चार्जर के लिए मोबाइल फोन इज द लोड रेजिस्टेंस. मोबाइल फोन की कुछ ना कुछ उस सर्किट की रेजिस्टेंस होगी ना, लोड, जिसको सप्लाई दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज लोड. ठीक है, तो ये आउटपुट सप्लाई है, इसका एक एंड हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, दूसरा एंड हमेशा नेगेटिव बना रहेगा. अब यहां पर और क्या करना है हमें, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के किसी एक एंड पर एक डायोड कनेक्ट कर देंगे, एक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट करेंगे. सेकेंडरी कॉइल के किसी एक एंड पे हम पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट करेंगे, बस बन गया हमारा रेक्टिफायर. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इस पे. दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन. रही बात ट्रांसफॉर्मर की, तो देखा जाए तो रेक्टिफायर के सर्किट में आपको इसको बनाना, बट ट्रांसफॉर्मर का काम रेक्टिफिकेशन नहीं था, इसका काम था सिंपली स्टेप डाउन करना वोल्टेज को. So this is a step down transformer. Step down transformer. Step down क्यों step down transformer इस्तेमाल करेंगे, सोचिए जरा इस पे. Step down ही क्यों, क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है नॉर्मली वो 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है. लेकिन मैंने आपसे चैप्टर स्टार्ट करते हुए सेमीकंडक्टर के लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लो पावर कंज्यूम करते हैं, लो वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं. फ्यू वोल्ट, 1 2 3 4 वोल्ट की वोल्टेज इनको चाहिए. तो इसके लिए हमें एक सूटेबल रैंकिंग का, सूटेबल रेटिंग का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो 220 वोल्ट को रिड्यूस करेगा टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज. ठीक है, तो यह आ गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. हाँ, मैंने यहां पे कहा था आपको कि फिल्टर सर्किट भी हमें यूज करना है. तो यहां पर आप इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दीजिए. क्या कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर. और अगर इंडक्टर, प्रैक्टिकली दोनों कनेक्ट किए जाते हैं, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी. हाँ, इंडक्टर अगर कनेक्ट करना हो तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, कैपेसिटर अगर कनेक्ट करना हो तो आउटपुट के पैरेलल में. इस कैपेसिटर का रोल क्या है, इसका रोल है फिल्टर सर्किट की तरह एक्ट करना. ये पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट करेगा. राइट, चलिए जरा, तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन क्लियर हुई सबको. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग. अब हम वर्किंग की बात करते हैं बेटा. अब हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करेगा, जैसे हम इसको इनपुट सप्लाई देंगे तो इनपुट एसी सप्लाई इस तरह की सप्लाई आएगी यहां पे, यस और नो. दिस इज द इनपुट एसी सप्लाई. और वैसे ही सप्लाई सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस हमें मिलेगी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से. पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो अब वर्किंग में आप कैसे लिखेंगे बेटा, बोर्ड पे वर्किंग में एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं, आप लिख सकते हैं इसको. तो ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ में नोट कीजिएगा. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, जब इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो इस डायोड का ये एंड पॉजिटिव होगा, सॉरी इस कॉइल का ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव हो गया. सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर का ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव हो गया. ठीक है, अब ये डायोड का बेटा पी एंड है और ये डायोड का एन एंड है. नाउ पी एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, सो डायोड शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड. यस, इट इज फॉरवर्ड बायस्ड.
और जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, डज इट ऑफर हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस, इट एक्ट्स लाइक एन ऑर्डिनरी कंडक्टर। तो जो भी यहां से करंट आएगा ये उसको कंडक्ट करेगा, ये करंट यहां से इधर फ्लो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। फिर बाकी लोड रेजिस्टेंस में से ये करंट इधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसे आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन जल्दी ही यहां पे इसी टर्मिनल पे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो अपर एंड, आप चाहो तो सेकेंडरी कॉइल के दोनों एंड्स को S1 S2 से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि जब आपको वर्किंग लिखनी है तो आप लिख सकते हो ना एंड S1 एंड S2। सेकेंडरी कॉइल है ना, तो इसका एक एंड S1, दूसरा एंड S2। तो व्हेन नेगेटिव इनपुट साइकिल इज देयर, द एंड S1 एक्वायर्स नेगेटिव पोलैरिटी। तो अब एंड S1 पे नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी और S2 पे पॉजिटिव हो जाएगी। अब डायोड का P एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, लो पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, कई बार ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए ये डायोड है, ठीक है, तो आपसे कह दिया जाए ये टर्मिनल हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट। ये हमने कनेक्ट किया नेगेटिव ऑफ द बैटरी से, मतलब -2 वोल्ट पे, बैटरी भी छोड़ दो चलो, इस टर्मिनल का पोटेंशियल है -2 वोल्ट। इज इट फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड? यस, इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। सपोज इसकी जगह आपसे ऐसा कहा जाए, सपोज हमें यहां पर यह कह दिया जाता कि इस डायोड का ये वाला जो एंड है ये 10 वोल्ट पे है और ये 9 वोल्ट पे है, तो भी ये फॉरवर्ड बायस्ड है। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, पी एंड हाई पोटेंशियल पे, एन एंड लो पोटेंशियल पे हो तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ऐसा भी हो सकता है ये -2 वोल्ट हो और ये -5 वोल्ट हो, अब भी ये फॉरवर्ड बायस्ड है। तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझना है, ये ध्यान रखना पी एंड हाई पोटेंशियल पे और एन एंड लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया आउटपुट में, अब यहां पे नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो डायोड गेट्स रिवर्स बायस्ड। व्हेन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल and S1 of the secondary coil acquires negative polarity, then the diode is reverse biased, and whenever a diode is reverse biased it offers high resistance। जब हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो ये करंट को ब्लॉक करेगा। आपको याद होगा पिछली क्लास में जब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया था, बहुत ही नेग्लिजिबल सा करंट फ्लो करता है, एंड दैट टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो बड़ा नेग्लिजिबल सा करंट है, उसको हम यहां पे नहीं शो करेंगे, बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो हम ये देखेंगे कि इसने नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक किया, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करने के बाद जल्दी फिर से एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, फिर से एंड S1 पॉजिटिव पोलैरिटी पे आ गया और एंड S2 नेगेटिव पोलैरिटी पे, फिर डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, फिर इसने कंडक्ट किया। तो इसने इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी कंडक्ट करके यहां पे हमें दिया, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आया। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया डायोड फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा, फिर ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ब्लॉक करेगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फॉरवर्ड बायस होगा, कंडक्ट करेगा। तो इस तरह का आउटपुट हमें देखने में मिलता है। गॉट इट? तो क्या मिलता है हमें? इस तरह का आउटपुट हमें देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट यहां पे डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आपको समझ आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्शन समझ आ गई। ड्यूरिंग एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस डायोड गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड, इट कंडक्ट्स, and during every negative half cycle this diode gets reverse biased, it offers high resistance and blocks the flow of current। जब करंट इधर जा रहा है तो जाने दिया, जब करंट वापस आने की टेंडेंसी होगी, जब ये एंड पॉजिटिव पे होगा और ये नेगेटिव, तो करंट की टेंडेंसी होगी इधर फ्लो करे, तो उस बैकवर्ड एक्शन को, बैकवर्ड फ्लो को ये रोक देगा। फिर अगले हाफ साइकिल में जब फॉरवर्ड फ्लो करेगा तो उसको फ्लो करने देगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बेटा, समझ आ गई ये बात आपको? हां, अब ये जो लास्ट में कैपेसिटेटिव सर्किट हमने यूज किया, ये क्या करेगा, इस पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, ये बिल्कुल जीरो पे नहीं जाने देगा, करंट को थोड़ा ऐसे, फिर ऊपर से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर अगर सीरीज में इंडक्टिव भी यूज करें तो ये फ्लक्चुएशन और कम हो जाती है। बिल्कुल स्टेडी स्टेट डीसी में हम इसको कन्वर्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैपेसिटेटिव सर्किट। आफ्टर ऑल ये कैपेसिटेटिव सर्किट ये काम कैसे करता है, पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी स्टेट डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग के बाद, ठीक है। दोनों में ही
ये हमें जो फिल्टर सर्किट है ये हमें यूज करना ही करना है। इसका काम है पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट करना, राइट? सो इज दिस क्लियर बेटा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पे। तो बेटा जी जब आप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल इसमें भी सेम होगा। व्हेनेवर अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, it offers low resistance and allows the current to flow, and when the diode is reverse biased it offers high resistance and blocks the flow of current. This is the principle of working. या ऐसा लिख लीजिए, every diode act as a current valve, it allows unidirectional flow of current, right? अब देखिएगा हम बात करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव तो क्या फर्क है फुल वेव और हाफ वेव की कंस्ट्रक्शन में? आउटपुट तो पहले ही बता चुका हूं कैसा है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है फुल वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन? तो देखिए मैं आपके सामने फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। पहला पार्ट सेम है, इनपुट सप्लाई हम किसको देंगे? एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को, जो वोल्टेज को रिड्यूस करेगा टू अ सूटेबल वैल्यू। अब इसके आगे सेकेंडरी कॉइल के आगे जहां पिछली बार हमने सिर्फ एक डायोड कनेक्ट किया था, अब यहां पर हम दो डायोड्स कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक डायोड की जगह दो डायोड कनेक्ट होंगे अब फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए। हाफ वेव में एक ही डायोड कनेक्ट हुआ था D1, फुल वेव में दो डायोड्स कनेक्ट किए जाएंगे D1 एज वेल एज D2। और कहां पे कनेक्टेड होंगे? पहले सेकेंडरी कॉइल के एक एंड पे एक ही डायोड कनेक्ट किया था, अब सेकेंडरी कॉइल के दोनों एंड्स S1 एंड और एंड S2 दोनों पे एक एक डायोड हम कनेक्ट करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है? D1 D2। अब इसके ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स को हम आपस में फ्यूज कर देंगे। पहले क्या था? सेकेंडरी, ये भी देखना बेटा, अब दो डायोड तो कनेक्ट किए हैं, अब आउटपुट किन टर्मिनल्स के क्रॉस कलेक्ट हो रहा है? पहले बेटा जी आउटपुट कलेक्ट हो रहा था सेकेंडरी कॉइल के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस, बस रास्ते में एक डायोड था। अब सेकेंडरी कॉइल के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस आउटपुट नहीं मिलेगा। अब सेकेंडरी कॉइल के दोनों टर्मिनल्स को आप आपस में जोड़ देंगे और ये एक टर्मिनल बन जाएगा। हमारा कौन सा टर्मिनल मिलेगा? हमें यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा। तो फिर नेगेटिव टर्मिनल कहां से मिलेगा? इसके लिए सेकेंडरी कॉइल के मिड पॉइंट से, और ये मैं यहां पे इस तरह से शो कर रहा हूं ताकि ये ना लगे कि आपस में क्रॉस कनेक्टेड है। ये वायर्स कनेक्टेड नहीं, ये वायर अलग है, ये अलग है। और यहां से सेकेंडरी कॉइल का मिड पॉइंट होगा नेगेटिव टर्मिनल। पहले क्या था? सेकेंडरी कॉइल का एंड S1 पॉजिटिव था और S2 नेगेटिव था। इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस आप आउटपुट कलेक्ट कर रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब दोनों टर्मिनल्स को फ्यूज करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा पॉजिटिव टर्मिनल। और सेकेंडरी कॉइल का मिड पॉइंट होगा नेगेटिव टर्मिनल। इसके क्रॉस जो भी जिस डिवाइस को हमें आउटपुट देना, मोबाइल चार्जर है या कुछ भी है, वो कनेक्ट कर देंगे। उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लोड रेजिस्टेंस। एंड ऑफ कोर्स यहां पर भी हमें फिल्टर सर्किट की जरूरत है, तो यहां पर भी एक कैपेसिटर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। यही जो कैपेसिटेटिव फिल्टर सर्किट मैंने वहां पे शो किया था, इस आउटपुट के पैरेलल में हम एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। दिस कैपेसिटर एक्ट्स एज अ फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का रोल क्या है? पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी डीसी में कन्वर्ट करना, राइट? समझ आ गई? ये आ गई कंस्ट्रक्शन। हां, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। सेंटर टैपिंग, अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स आपको दिख जाएंगे। सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर, इसकी आउटपुट कॉइल से 3 वायर्स बाहर निकली होती हैं, वहां पे दिखती हैं। 2 वायर्स एक्सट्रीम एंड से निकल रही हैं और तीसरी वायर जो है सेकेंडरी कॉइल के मिड पॉइंट से निकल के आ रही है, राइट? तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब बेटा जी आते हैं वर्किंग पे। तो जब हम वर्किंग की बात करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले एक्सप्लेन कर रहे थे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, when the end S1 of the secondary coil is at positive polarity and end S2 is at negative polarity, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा भी नीचे आ जाओगे तो नेगेटिव पोलैरिटी मिलेगी, चाहे यहां पे आओ चाहे यहां पे, ठीक है? जब एंड S1 पॉजिटिव है, बेटा वर्किंग में ध्यान से सुनिए, इसको लिखना आपने। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एंड S1 acquires positive polarity, and S1 acquires positive polarity, then diode D1 is forward biased। डायोड D1 का P एंड पॉजिटिव से है और N एंड लो पोटेंशियल पे है,
लेकिन D2 रिवर्स बायस्ड है क्योंकि D2 का नेगेटिव एंड इधर कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, सेकेंडरी कॉइल के पॉजिटिव एंड की ओर। इसका नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं कहेंगे, P एंड है, सॉरी N एंड, और इसका P एंड S2 से कनेक्टेड है जिसकी पोलैरिटी इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है। So during positive half cycle of the input, when end S1 is at positive polarity and S2 is at negative polarity, diode D1 is forward biased and diode D2 is reverse biased. Diode D1 is forward biased and diode D2 is reverse biased. As a result, diode D1 conducts, जब D1 conduct करेगा इस करंट को, तो ये करंट इधर जाएगा, यहां से इधर फ्लो करेगा, यहां से इधर फ्लो करेगा, मतलब ये वाला एंड हमें पॉजिटिव पोलैरिटी पे मिलेगा और इसके रिस्पेक्ट में मिड पॉइंट ऑफ द कॉइल नेगेटिव पोलैरिटी पे होना चाहिए। सो करंट यहां से फ्लो करता हुआ इस पार्ट में से फ्लो करेगा, बस इस सर्किट में से, नीचे वाले पार्ट से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा इधर, बिकॉज ये डायोड रिवर्स बायस्ड है। सो इसमें जब आप आउटपुट ड्रॉ करोगे, आउटपुट में इसके साथ आप लिख दीजिए दिस इज ड्यू टू डायोड D1। ये डायोड D1 ने कंडक्ट किया क्योंकि स्टेज पे D1 फॉरवर्ड बायस्ड है और D2 रिवर्स बायस्ड है। उसके बाद during negative half cycle of the input and S2 acquires positive polarity and S1 becomes negative now। अब देखिए कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। Now diode D2 is forward biased and diode D1 is reverse biased. Diode D2 is forward biased and D1 is reverse biased. So D1 blocks the flow of current but it passes through D2। तो अब ये एंड पॉजिटिव है, D2 ने इसको कंडक्ट किया, करंट को यहां से, करंट इधर से इधर फ्लो किया, यहां से इधर फ्लो किया और यहां से इधर फ्लो कर गया क्योंकि ये एंड भी यहां पे कनेक्टेड है, ये एंड अब भी पॉजिटिव पोलैरिटी पे रहा और यहां से फ्लो करता हुआ सेकेंडरी कॉइल के मिड पॉइंट की तरफ आ गया। अगर ये एंड पॉजिटिव है तो इसके रिस्पेक्ट में ये एंड नेगेटिव ही होगा। अब करंट फ्लो किया यहां से ये इधर, अब इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पार्ट में नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब आप ग्राफ बनाएंगे उसमें लिख दीजिए इट इज ड्यू टू D2। ये डायोड D2 ने कंडक्ट किया। बस यही साइकिल ओवर एंड अगेन रिपीट होंगे। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर D1 फॉरवर्ड बायस होगा, ये कंडक्ट करेगा और D2 रिवर्स बायस होगा, ये ब्लॉक कर देगा। अब D1 की कंडक्शन की वजह से फिर से ये पॉजिटिव साइकिल हमें मिल गया। तो ये एंड लगातार पॉजिटिव में मेंटेन्ड है, जहां नेगेटिव साइकिल आता है उसकी जगह पे भी हमें पॉजिटिव मिल जाता है इस एंड पे। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये ब्लॉक कर देगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा बट ये कंडक्ट करेगा, बट ये कंडक्ट करके भी इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पहुंचाएगा, ये एंड पॉजिटिव पोलैरिटी पे, ये एंड नेगेटिव पे। तो इस तरह ये साइकिल ओवर एंड अगेन रिपीट होते हैं। सो दिस इज हाउ अ फुल वेव रेक्टिफायर वर्क्स। इजंट इट इंटरेस्टिंग? ठीक है, तो बेटा ये वर्किंग मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सिंपल है, बस बताना पॉजिटिव। अब इसीलिए मैंने पहले इनपुट और आउटपुट आपके सामने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, समझ आ गई ये बात सबको? कोई डाउट इसमें? क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरी चीज पे हम बात करते हैं, ये कैपेसिटेटिव सर्किट कैसे काम करता है। अगर तो इंडक्टिव सर्किट है, जो कि मैंने डायग्राम में मैंने कैपेसिटेटिव फिल्टर सर्किट बनाया, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट को अपोज करता है, इसी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसको अपोज करता है बाय इंड्यूसिंग अ बैक ईएमएफ। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। And the growth of current as well as decay of current is delayed. Growth as well as decay is delayed. वो लेट हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा पीक वैल्यू तक जाने में, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा जीरो तक आने में। तो अब ये जो सडनली जीरो आना था, अगर इसके सीरीज में इंडक्टर होगा थोड़ा टाइम लेगा ये जीरो आने के लिए, तब तक पीछे से फिर से सप्लाई आ जाएगी तो फिर ये राइज कर जाएगा ऊपर। अब राइज करने में भी टाइम लेगा थोड़ा, तब तक पीछे से सप्लाई डाउन होगी, पीछे सप्लाई जीरो होगी, लेकिन ये फॉल करने में टाइम लेगा। एज ए रिजल्ट ये इसको जीरो को टच नहीं करने देगा, थोड़ा डिक्रीज जरूर होगा लेकिन मोर और लेस कांस्टेंट हो जाएगा, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन रहेगी। क्लियर हुआ? ये थी इंडक्टिव फिल्टर सर्किट की कहानी। बट इंडक्टिव फिल्टर सर्किट सीरीज में लगाया जाता है, वो ग्रोथ या डिके को डिले कर देता है। एज ए रिजल्ट बीच में ये वैल्यू जीरो नहीं आएगी, मोर और लेस कांस्टेंट हो जाएगी। अब दूसरा कैपेसिटेटिव फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है। देखिए कैपेसिटर को जब भी हम सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं
कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर लेगी और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगी। कितना चार्ज स्टोर करेगी ये डिपेंड करता है आपने कितने वोल्ट की सप्लाई दी है। Q इज ऑलवेज इक्वल टू C इंटू V। C तो फिक्स्ड है कैपेसिटर का, C इंटू V, जितनी वोल्टेज। एग्जाम्पल लेता हूं, ये तो करंट का ग्राफ है लेकिन वोल्टेज भी तो होगी कुछ ना कुछ। सपोज यहां पे ये तो करंट है बट करंट पीक पे तो मतलब वोल्टेज भी पीक पे। सपोज 5 वोल्ट पीक वोल्टेज आ रही है, आउटपुट पल्सेटिंग डीसी है, तो इस पल्सेटिंग डीसी में वैल्यू मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है। तो ईएमएफ की जो पीक वैल्यू आ रही है वो पीक वैल्यू ऑफ 5 वोल्ट। जैसे ही 5 वोल्ट पीक वैल्यू आएगी ये उसके अकॉर्डिंग चार्ज स्टोर कर लेगा। इसकी प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। जैसे ये वैल्यू पीक पे आई, यहां पीक पे वोल्टेज कितनी थी, 5 वोल्ट, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे भी इतना चार्ज स्टोर हो गया कि इसकी प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो गया, 5 वोल्ट, राइट। अब सप्लाई वोल्टेज कम लगी होने, सप्लाई वोल्टेज 5 से कम होते होते 0 की ओर जा रही है। चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो। कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, सप्लाई वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, तो हाई पोटेंशियल टू लो चार्ज फ्लो करेगा। जो चार्ज इसने स्टोर किया है ये रिलीज कर देगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज हाई है बाहर सप्लाई वोल्टेज, तो ये इसको रिलीज करेगा। जब ये चार्ज को रिलीज करेगा तो जहां ये जीरो जाने वाला था करंट, जहां ये करंट अचानक जीरो होना था, तो कैपेसिटर ने वो चार्ज स्टोर करके रखा था, इसने करंट को जीरो नहीं होने दिया। तभी पीछे से सप्लाई वोल्टेज वापस 5 वोल्ट पे आ गई, सप्लाई वोल्टेज वापस 5 वोल्ट पे आ गई, इजंट इट सो। जब सप्लाई वोल्टेज वापस 5 पे आ गई, जब सप्लाई वोल्टेज वापस 5 पे आ गई तो फिर से स्टोर कर लेगा। जब नीचे लगेगी जाने तो ये जो स्टोर किया हुआ चार्ज है रिलीज कर देगा सर्किट में। फिर पीक पे आ गई, फिर स्टोर कर लिया, फिर नीचे लगे जाने इसने रिलीज कर दिया। तो इस तरह से, तो करंट का ग्राफ जो पहले इस तरह से था, जो रेड कलर का मैंने बनाया, अब ये करंट का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी वेरिएशन दिख रही है बट इतनी सी वेरिएशन नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट ये स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर दोनों सर्किट, प्रैक्टिकली हम दोनों सर्किट बनाते हैं, जब डिवाइसेस बनाए जाते हैं उसमें इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी है, तो दोनों मिलके इसको कहीं ना कहीं स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ अ कैपेसिटेटिव फिल्टर सर्किट वर्क्स। इसके पहले मैंने बताया इंडक्टिव फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है। तो आपको समझ आया फिल्टर सर्किट का रोल क्या है, पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट करना, राइट। हाँ, और दूसरी चीज ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये ऐसे ऐसे कितने साइकिल्स है एक सेकंड में। इंडिया में जो सप्लाई है बेटा वो तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज। तो ये एक साइकिल है यहां से लेके यहां तक, तो एक सेकंड में 50 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव हाफ साइकिल्स मिलेंगे। 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो यहां एक सेकंड में आउटपुट में नेगेटिव वाले तो ब्लॉक हो गए, तो आउटपुट में कितने मिले 50 ही, बट 50 पॉजिटिव हाफ साइकिल। लेकिन इसमें नेगेटिव की जगह पे भी पॉजिटिव मिल गए, तो आउटपुट में कितने साइकिल्स हमें मिले 100 पॉजिटिव हाफ साइकिल्स। तो ध्यान दीजिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सप्लाई। लेकिन फुल वेव में बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, क्योंकि नेगेटिव हाफ की जगह पे भी आपको एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलने जा रहा है। अगर यहां 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो वहां 100 हर्ट्ज हो जाएगी, आउटपुट में 100 पल्सेस आपको मिलेंगी पॉजिटिव। हाँ, बाद में उसको स्टेडी स्टेट डीसी में हम कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये था बेटा रेक्टिफायर का पार्ट। तो रेक्टिफायर का पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। हाँ, इसमें भी कई बार पावर एफिशिएंसी पूछी जाती है, ईटा, वो तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। वो कोई भी डिवाइस हो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। हाँ, एक चीज यहां पर और आपसे पूछी जाती है, रिपल फैक्टर ऑफ अ रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। रिपल फैक्टर ऑफ अ रेक्टिफायर इज डिनोटेड बाय आर। रिपल फैक्टर बेटा क्या होता है, वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट अपॉन वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट। वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट अपॉन वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट। AC को आपने DC में कन्वर्ट किया है, तो AC कंपोनेंट अपॉन वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, दिस इज रिपल फैक्टर।
और बेटा रिपल फैक्टर की जो वैल्यू है R is equal to 1.28 for a half wave rectifier and R is equal to 0.48 for a full wave rectifier. हाफ वेव के लिए 1.28 एंड फुल वेव के लिए 0.48, हाँ यही रहता है, ठीक है बेटा। तो नहीं, इसमें हाफ वेव में 1.21 है, सॉरी इट्स नॉट 1.28, इट इज 1.21। फुल वेव में इट इज 0.48। और कुछ छूटा तो नहीं, सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं IAC अपॉन IDC, या फिर आप इसको EMF का AC कंपोनेंट अपॉन EMF का DC कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। हालांकि इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, तो इसके लिए एक फॉर्मूला और है। करंट की अगर आपको RMS वैल्यू पता है AC की, IRMS अपॉन IDC, इसका होल स्क्वायर -1, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखिए। बस इतना सा है रेक्टिफायर। तो आई होप आपको बेटा रेक्टिफायर की वर्किंग अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए, ये रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा मैं अब लास्ट पार्ट 3 डिवाइसेस हमें डिस्कस करने हैं जिनको हम बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शंस। क्या नाम देते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शंस। ऑप्टो बेटा जी स्टैंड्स फॉर लाइट, ऑप्टिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शंस, कॉमन सेंस की बात है, पीएन जंक्शन की बात हो रही है। ऑप्टो इलेक्ट्रिक मतलब जहां लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का इंटरेक्शन होगा, या तो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम देंगे, ये ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन लाइट प्रोड्यूस करके हमें दे देगा, जैसे एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। सो हम यहां पे सप्लाई वोल्टेज देंगे, इसको बायस करेंगे फॉरवर्ड बायस, तो इसमें से लाइट एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ये ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन, या फिर ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी हमने देखा था। और यहां पर 2 ऐसे डिवाइसेस हम पढ़ेंगे, वन इज फोटो डायोड, अनदर इज सोलर सेल, जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो सच डिवाइसेस आर सेड टू बी ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शंस। ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शंस, इसमें 3 डिवाइसेस आपको पढ़ने हैं। पहला डिवाइस बच्चों हम पढ़ेंगे LED। LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल हम घरों में LED बल्ब्स यूज करते हैं, इसमें 3, 4 या 5 बीच में छोटे छोटे LEDs लगे होते हैं। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो लाइट एमिटिंग डायोड, LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। दूसरा डिवाइस हम पढ़ेंगे बेटा जी फोटो सेल, सॉरी फोटो डायोड। दोनों की वर्किंग एक दूसरे के ऑपोजिट है। LED की बाइसिंग हम करते हैं और ये लाइट एमिट करता है। इसका सिंबल जो है बेटा, सिंपल ऑर्डिनरी डायोड वाला सिंबल बना दो और यहां से कुछ ऐसे एरोज बाहर को निकलते हुए दिखा दो, तो ये LED लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल है। ठीक है, अब LED के बाद बेटा फोटो डायोड का जो सिंबल है, तो फोटो डायोड का सिंबल भी ऐसा ही है। आप इसको किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं। सपोज मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं फोटो डायोड का सिंबल, इसमें लाइट इंसिडेंट होती हुई दिखानी है आपने जंक्शन पे, बस वो एरोस बाहर को जा रहे हैं, यहां अंदर आ रहे हैं। इस पे लाइट फॉल करेगी तो ये लाइट को करंट में कन्वर्ट करेगा। इसमें बाइसिंग हम करेंगे, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे, इस एंड को पॉजिटिव पोलैरिटी पे रखेंगे, इसको नेगेटिव पे, तो इसमें से लाइट एमिट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड, व्हाट इज फोटो डायोड, इनकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये वर्किंग डिस्कस होगी। जैसे से बताऊंगा वैसे वैसे आपने याद रखना है। ठीक एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसी इसकी वर्किंग होगी उसकी वर्किंग ठीक उसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, सो चलिए वन बाय वन ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले LED की जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग हम करते हैं, तो बेटा ये स्टेप वाइज मैं यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहले LED इज फॉरवर्ड बाइस्ड,
एलईडी इज फॉरवर्ड बायस्ड। जब एलईडी को फॉरवर्ड बायस करेंगे, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड, हर एक डायोड को हम फॉरवर्ड बायस ही तो करते हैं सिवाय जेनर डायोड के, और वो इस साल सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा, जेनर डायोड आपके सिलेबस में नहीं है इस साल। चलिए, जैसे एलईडी को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इसमें कौन सा करंट फ्लो करेगा? डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। किसी भी डायोड में डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है जिसमें होल्स पी से एन की ओर चलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की ओर, लेकिन बीच में जंक्शन रीजन को क्रॉस करना है इन्होंने। हाँ, इन सभी डिवाइसेस में बेटा जंक्शन रीजन ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है ताकि लाइट एक के केस में बाहर से अंदर एंटर कर सके, दूसरे के केस में अंदर से बाहर जा सके। तो फॉरवर्ड बायसिंग जैसे ही हम करते हैं, इसमें डिफ्यूजन करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जब भी करंट फ्लो करेगा, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये इसकी डिप्लीशन लेयर है, इसके इस साइड ये पी लेयर, ये एन लेयर। तो आप इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, सबसे पहले पी एंड को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से, एन एंड को नेगेटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट पी से होल्स ट्रेवल करेंगे एन की ओर और एन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे पी की ओर। लेकिन यहां पर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स का रीजन है, पी वाली साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन वाली साइड होल्स इकट्ठे हो रखे हैं। कल हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में ये। तो बेटा जब भी एक होल आगे जाएगा, होल कोई पार्टिकल नहीं है, बेसिकली वहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आता तो होल वहां जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा, ये किसी होल को ऑक्युपाई करेगा ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा कि यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां होल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे ऑलरेडी एक होल था, इसने होल को फिलअप कर दिया और वो होल कहां पे शिफ्ट होके आ गया? इलेक्ट्रॉन की साइड पे, ठीक है। सो फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं हम, डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो करता है तो उसमें होता क्या है? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ an electron and a hole, due to recombination of an electron and a hole in the depletion layer या near the junction boundary, कुछ भी कह सकते हो, in the depletion layer या near the junction, a photon of energy equivalent to, a photon of energy equivalent या slightly less हो सकती है उसके आसपास, equivalent to band gap is emitted। बस होगी वर्किंग। सिंपल है कि नहीं? फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ होल इन द डिप्लीशन लेयर, अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू द बैंड गैप इज एमिटेड। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हुआ? देखिए बेटा, फंडामेंटल एनर्जी बैंड डायग्राम्स तो हमने बनाई थी। ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये है कंडक्शन बैंड। जो फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे होते हैं? कंडक्शन बैंड में होते हैं। और जो फ्री होल्स हैं वो कहां पे हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं, है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर होल्स हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आएगा, रिकंबाइन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट में आया कि नहीं? कंडक्शन बैंड की एनर्जी हाइयर है ना, वैलेंस बैंड की लोअर है। होल कहां पे है? वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन कहां है? कंडक्शन बैंड में। अगर इलेक्ट्रॉन का होल के साथ रिकॉम्बिनेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर से उतर के नीचे आया तो इसकी एनर्जी कम हुई, जो बची हुई एनर्जी है वो एक फोटोन की फॉर्म में ये एमिट कर देगा। तो यहां से लाइट के फोटोन एमिट होना स्टार्ट कर देंगे, और फोटोन की एनर्जी आप जानते हैं कितनी होती है? h न्यू। इसलिए मैंने कहा एनर्जी इक्विवेलेंट टू बैंड गैप, जितना ये बैंड गैप है इसके आसपास की एनर्जी का, क्योंकि कई बार थोड़ी बहुत एनर्जी लूज कर देते हैं जब ये फोटोन एमिट होना होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी बहुत वैसे भी लूज हो जाती है कोलिजन्स की वजह से। तो इसके आसपास हम इसलिए बोल रहे हैं इक्विवेलेंट, अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू द बैंड गैप इज एमिटेड, दैट्स इट। सप्लाई दी, फॉरवर्ड बायसिंग की, और इसमें से फोटोन एमिट हो गया। दिस इज द वर्किंग ऑफ एलईडी, दैट्स इट। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा। चलिए, अब अलग आप जितने रिमोट कंट्रोल्स देखते हैं, हाँ, जियो फाइबर का जो आजकल सेट टॉप बॉक्स का रिमोट है वो ब्लूटूथ रिमोट है। बाकी सभी रिमोट कंट्रोल्स में आपके टीवीज, एसीज के जो रिमोट कंट्रोल है उसमें आगे एक छोटा सा एलईडी लगा होता है। वो एलईडी बेटा इंफ्रारेड एलईडी है, वो विजिबल लाइट नहीं एमिट करता, वो इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है।
हाँ, विजिबल लाइट के लिए एलईडी बनाने के लिए हमें ऐसा मटेरियल चूज करना चाहिए जिसका बैंड गैप 1.8 से लेकर 1.8 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का हो, क्योंकि विजिबल लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी ये रहती है। विजिबल लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी ये रहती है, तो याद रहेगा आपको विजिबल लाइट के फोटॉन्स। विजिबल लाइट के लिए अगर आपको एलईडी फैब्रिकेट करना है, इसके लिए आप एनसीईआरटी से बेटा ये रीड कीजिएगा। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे नोट्स हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट गिवन है। हम गैलियम आर्सेनाइड GaAs, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज करते हैं। ये रेड कलर की एलईडी के लिए यूज करते हैं। इसका बैंड गैप अप्रोक्सीमेटली Eg जो है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सबके लिए अलग अलग। ठीक है, अगर इंफ्रारेड एलईडी आपको बनाना हो, इंफ्रारेड एलईडी के लिए भी हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज करते हैं, क्योंकि रेड और इंफ्रारेड पड़ोसी हैं। इसमें जो बैंड गैप है, मुझे बताइए 3 से ज्यादा होना चाहिए कि 1.8 से कम होना चाहिए? सोचिए जरा। अच्छा, इंफ्रारेड एलईडी की एनर्जी विजिबल से ज्यादा होगी कि कम होगी। सो बैंड गैप शुड बी लेस देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उन मटेरियल्स के। इतना बैंड गैप होगा तो हम इनको यूज कर सकते हैं विजिबल एलईडी बनाने के लिए और इंफ्रारेड एलईडी बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको बेटा जी क्लियर हुई होगी। और बेटा ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शंस, ये आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 487 पे स्टार्ट किया गया। सबसे पहले फोटोडायोड डिस्कस्ड है, उसके बाद एलईडी है नेक्स्ट पेज पे, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको गिवन है। तो स्पेक्ट्रल रेंज तो आप विजिबल लाइट की जानते ही हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यहां पे भी लिखा है, यहां 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर लिखा है। तो बात एक ही है, 0.4 माइक्रोमीटर कहें या 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट कहें, या हाँ ठीक है, या 4 × 10⁻⁻7 कहें। ठीक है, तो यहां पे कुछ चीजें गिवन है। ये कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं हम, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लाइट के लिए। हाँ, इनके कुछ एडवांटेजेस यहां पे बेटा जी डिस्कस्ड है, ये हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए। तो पहला एडवांटेज है, ये तो आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर। कॉमन सेंस की बात है, सभी एलईडीज या सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की लो ऑपरेशनल वोल्टेज और लेस पावर होती है। फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। बेटा ये मैं एनसीईआरटी से उठा रहा हूं सारा, एनसीईआरटी से एक बार रीड कीजिएगा इसको। कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए। पुराने फिलामेंट बल्ब को थोड़ा सा वार्म अप टाइम चाहिए था, हालांकि वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड था। लेकिन अगर आपने फोटोग्राफर्स के पास पुराने हैलोजन लैंप्स होते थे उनको देखा हो, तो वो ग्लो करने में भी थोड़ा टाइम लेता था और स्विच ऑफ करने पे, डिम होने पे भी थोड़ा टाइम लेता था। तो दैट इज कॉल्ड एज वार्म अप टाइम। इसके आगे बेटा जी एक पॉइंट यहां पे गिवन है, बैंडविड्थ ऑफ एमिटेड लाइट। बैंडविड्थ बेटा, बैंडविड्थ हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ रेंज। तो बैंडविड्थ होती है 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लेके 500 एंगस्ट्रॉम यूनिट किसी भी एलईडी की। अब ये मत समझना कि 100 से लेके 500 एंगस्ट्रॉम यूनिट की वेवलेंथ एमिट होगी। नो, एक एलईडी एक वक्त पे जितनी वेवलेंथ एमिट कर रही होंगी वो वेवलेंथ रेंज है ये 100 से 500। मतलब सपोज आपने एलईडी बनाई जो 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट की लाइट एमिट कर रही है, 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो 5000 से 5100 के बीच की सारी वेवलेंथ आ रही होंगी, ये इसका मीनिंग है 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट की बैंडविड्थ। अगर किसी में 500 एंगस्ट्रॉम यूनिट की बैंडविड्थ है तो वो 5000 एंगस्ट्रॉम से लेके 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच की लाइट एमिट कर। रेंज जो वेवलेंथ वो एमिट कर रही है, हाईएस्ट और लोएस्ट वेवलेंथ के बीच का एक एलईडी की बात हो रही है। मतलब ये एग्जैक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक है। रेड वाली रेड एमिट कर रही है, येलो वाली येलो, लेकिन उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स मिक्स्ड अप है। उन वेवलेंथ्स की रेंज 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बीच में रह सकती है। और लास्ट पॉइंट यहां पे गिवन है, लॉन्ग लाइफ एंड रगनेस। ये कॉमन सेंस से क्लियर है। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी, तो ये भी बेटा जी आपको कॉमन सेंस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज एलईडी। चलिए अब बात करते हैं फोटोडायोड की। फोटोडायोड का सिंबल मैं आपको बता चुका हूं,
ठीक है। और अगर आपको बेटा एक चीज और, एलईडी के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई पूछे, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, बिल्कुल वैसे जैसे आप ऑर्डिनरी डायोड का ड्रॉ करते हैं। इनमें भी जो जेनर वोल्टेज है वो 5-6 वोल्ट के ऑर्डर की रहती है, इसलिए इट इज रिकमेंडेड एलईडी कनेक्ट करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स का ध्यान रखिए, इसको फॉरवर्ड बायस ही कीजिए, रिवर्स बायस्ड मोड में कभी यूज मत करो, वरना इसका भी ब्रेकडाउन हो सकता है। और इसका ब्रेकडाउन हो गया अगर जेनर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज यदि, तो एलईडी खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, दोबारा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी एलईडी की। चलिए अब बात करते हैं फोटो डायोड की। फोटो डायोड इज जस्ट लाइक अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो डिटेक्टर के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं। कम्युनिकेशन में ये दोनों यूज होते हैं बेटा, एलईडी भी और फोटो डायोड भी। देखो मैं बोल रहा हूं कम्युनिकेशन क्या, मुझे ये सिग्नल यहां से दिल्ली पहुंचाना है, या आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो ये भी कम्युनिकेशन है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं ऑडियो कम्युनिकेशन की। मेरे मुंह के सामने एक माइक होगा जो मेरे ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और कैसे करता है ये भी मैं पास्ट में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। जिन्होंने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं उनको ये चीज क्लियर होगी कि एक माइक कैसे काम करता है और एक स्पीकर कैसे काम करता है। चलिए एनीवे, माइक ने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर्स में से फ्लो कर रहा है। लैंडलाइन फोन में ऐसा ही होता था, लेकिन मोबाइल फोन में इसी सिग्नल को हम फाइनली रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर में इस सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? ऑप्टिकल फाइबर की बैंडविड्थ बहुत लार्ज है। अब कम्युनिकेशन आपके सिलेबस से हट गया है, अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहता होगा तो उसके लिए मैं क्लास कंडक्ट कर सकता हूं। ऑप्टिकल फाइबर से लाइट की फॉर्म का सिग्नल ही प्रोपेगेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, बट उसकी बैंडविड्थ बहुत लार्ज है। अल्ट्रावायलेट से लेकर माइक्रोवेव तक के सारे सिग्नल उसमें से प्रोपेगेट कराए जा सकते हैं। तो जैसे माइक ने पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, एक डिजिटल कैमरा विजुअल इमेजेस को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट कर रहा है? फोटो डायोड की हेल्प से। लाइट फॉल कर रही है तो वहां से करंट फ्लो कर रहा है। या माइक अगर मैंने यूज किया, इसने इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया। अब इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल सिग्नल अगर बनाना है तो एलईडी यूज होगा, और ऑप्टिकल सिग्नल को वापस, जहां आप सुन रहे हैं कहीं पे कोई सुन रहा है तो इसको वापस ऑडियो में कन्वर्ट करना, तो पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे फिर ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना होगा। ऑप्टिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करता है फोटो डायोड, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल करता है एलईडी। तो ये दोनों कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, बर्गलर अलार्म्स में यूज होते हैं। आपने कई बार देखा होगा ग्राउंड पे मैच चल रहा है, अंपायर अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकाल के देखता है, मतलब क्लाउड्स आ गए तो किसी जनरली हारने वाली टीम पहले अपील करती है सर बैड लाइट्स, तो अंपायर अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकाल के चेक करता है क्या लाइट की इंटेंसिटी प्रॉपर है या नहीं। अगर कम है इंटेंसिटी तो प्ले विल बी कॉल्ड ऑफ, अदरवाइज इट विल कॉन्टिन्यू। तो वहां पे भी क्या कनेक्टेड है बेटा? फोटो डायोड्स, जो लाइट की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए। तो ज्यादातर फोटो डायोड्स का एप्लीकेशन दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लाइट ज्यादा ब्राइट है कि कम है। ठीक है, तो फोटो डायोड का एप्लीकेशन समझ आया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बाकी कम्युनिकेशन में भी हम इसको यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस। बर्गलर अलार्म्स, तो ये तो आप एनसीईआरटी भी खोलेंगे, कोई भी बुक खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है इसकी वर्किंग। अब मैं वर्किंग पे आ रहा हूं बेटा, वर्किंग कैसे? ठीक उसके ऑपोजिट, यहां पर फोटोन फॉल कर रहा है इस पे, यहां पर ये हमारा फोटो डायोड है, ये इसका जंक्शन रीजन है, तो यहां पर फोटोन फॉल कर रहा है, E इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन इस फोटोन की एनर्जी इसके बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए, इसके बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। इस फोटोन की एनर्जी इसके बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये डायग्राम मैं कहीं और बनाता हूं आपके लिए। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। तो ये पार्ट रब कर सकता हूं मैं, तो ये थोड़ा सा पार्ट मैं यहां पर रब करने जा रहा हूं। तो बेटा फोटो डायोड के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं। ये एक फोटो डायोड है। हां, फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस्ड मोड में कनेक्ट करते हैं।
क्यों करते हैं अभी उसका रीजन आपको समझाऊंगा मैं। उससे पहले अभी मैंने किसी बाइसिंग नहीं दी इसको, ना रिवर्स ना फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं किया। तो इसके ऊपर जैसे ही जंक्शन रीजन पे कुछ फोटोन इंसिडेंट होते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना हो तो इसमें मेन 3 स्टेप्स हैं, ठीक एलईडी के ऑपोजिट। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन, एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा। सो आप इसकी वर्किंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन बैंड गैप, ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन ईजी, ये जो फॉरबिडन बैंड गैप होता है, इस बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी का फोटोन होना चाहिए, तभी ये लाइट को डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन द बैंड गैप, एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड। तो दूसरा स्टेप आ गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन द बैंड गैप। ध्यान से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन द बैंड गैप एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड। कैसे बेटा, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो यहां क्या क्रिएट हो गया, होल। एक और फोटोन आया, उसने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके ऊपर चला गया, तो यहां फिर से क्या क्रिएट हो गया, होल। तो वहां इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन था, यहां जनरेशन हो रहा है। फोटोन आया, फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर की, इसको सफिशिएंट एनर्जी मिली, ये कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, लेकिन ये तभी जंप कर पाएगा अगर फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन दिस बैंड गैप होगी तो। सो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन द बैंड गैप एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड। और जब ये जनरेटेड है, अब इनको सेपरेट कौन करेगा, आपको याद होगा मैंने बताया था, ये पी एंड है, ये एन एंड है। पी वाली साइड इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड है, एन वाली साइड होल्स एक्यूमुलेटेड है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन लेयर के बीच में, याद है आपको। अब जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, एक नया इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया और एक नया होल जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होल को धक्का मारेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा ऑपोजिट टू फील्ड। तो होल्स पी एंड की ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एन एंड की ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो तीसरा पॉइंट आ गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर के बाद सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल। तो ये 3 स्टेप्स में इसकी वर्किंग है। अब इलेक्ट्रॉन होल को सेपरेट कौन करेगा, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रॉन होल को सेपरेट आउट करेगा। जब ये सेपरेट आउट करेगा, बाहर फ्लो करेंगे। अब यहां पर एक माइक्रो एमीटर आप लगा लो, तो ये माइक्रो एमीटर आपको करंट डिटेक्ट करके देगा, आपको पता चलेगा इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अभी मैंने इसकी बाइसिंग नहीं की, एक्चुअली इसकी रिवर्स बाइसिंग की जाती है, बट बिना बाइसिंग के भी एक करंट आपको मिल जाएगा। समझ आई ये बात। सो 3 स्टेप्स में काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन, फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो गए, बस उनको सेपरेट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर में, ये सर्किट में फ्लो करने लगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। दिस इज द वर्किंग ऑफ अ फोटोडायोड। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, this photodiode is always connected in reverse biased mode, and this is a very important question from examination point of view. आपकी NCERT में एक solved example भी है इसके basis पे। So photodiode is always reverse biased. Photodiode is always reverse biased. Why? Reverse biased. फोटोडायोड को हमेशा रिवर्स बायस्ड मोड में कनेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है फोटोडायोड को रिवर्स बायस्ड मोड में? कोई तो रीजन होगा। बिकॉज इसका काम है टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रिवर्स बायस्ड मोड में इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस्ड मोड। अब क्यों? पहले तो सिंपल, अभी रीजन बाद में एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। पहले ये देखना बेटा, ये जो करंट चल रहा है ये ड्रिफ्ट है कि डिफ्यूजन है? इलेक्ट्रॉन कहां की ओर जा रहे हैं? एन की ओर। एन में पहले इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हाई है ना? तो लो कंसंट्रेशन टू हाई जा रहे हैं। होल्स कहां से कहां आ रहे हैं? पी की तरफ।
पी में पहले ही होल्स की कंसंट्रेशन हाई है, तो ये ड्रिफ्ट करंट है कि नहीं? ये ड्रिफ्ट वाला करंट है ना? याद कीजिए, ड्रिफ्ट करंट ऐसा ही होता है, होल्स एन से पी की ओर और इलेक्ट्रॉन्स पी से एन की ओर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स जो करंट फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट किस मोड में फ्लो करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में या रिवर्स में? रिवर्स में, यस। तो यहां पे भी ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब हम इसको रिवर्स बायस्ड क्यों कर रहे हैं, इसको समझना ध्यान से। तो रिवर्स बायस करने का मतलब यह है कि यहां पर ये माइक्रो एमीटर तो हमने लगाया, साथ ही साथ हम यहां पर एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है पी एंड ऑफ द फोटोडायोड से कनेक्ट करेंगे। और वैसे भी होल्स इधर आ रहे हैं तो करंट इधर से इधर फ्लो करना चाहिए। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगा और पॉजिटिव से बाहर जाएगा। हाँ, ये बैटरी वेरिएबल वोल्टेज की है, अब वोल्टेज वेरी करके भी देख सकते हैं, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता, बट थोड़ा सा इफेक्ट जरूर रहता है। यहां पर एक ग्राफ मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, और ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया गया होगा। ये आ गया वोल्टेज एक्सिस, ये आ गया करंट एक्सिस। फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं ना, और करंट भी वही वाला फ्लो कर रहा है, नेगेटिव करंट। तो रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते थे। तो यहां पर हमने देखा ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिला हमें। ये इंटेंसिटी I1 के लिए, अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ये सैचुरेशन करंट I2, इंटेंसिटी और बढ़ा दी तो सैचुरेशन करंट I3 हो गया। करंट I3 नहीं है, सॉरी, I1, I2, I3 इंटेंसिटीज हैं। इंटेंसिटी I3 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी I2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी I1। पहले वोल्टेज, जब रिवर्स वोल्टेज बिल्कुल जीरो रखते हो तो नेग्लिजिबल सा करंट फ्लो करता है। उसके बाद ये करंट, हालांकि ये ग्राफ थोड़ा यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत करंट पहले भी फ्लो करता है। वोल्टेज नहीं भी अप्लाई करोगे, जैसे मैंने पहले बिना बैटरी के भी कनेक्ट किया था, तो ये थोड़ा सा ऊपर यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ग्राफ। लेकिन एक चीज समझ आ रही है, हायर इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट की वैल्यू हायर आ रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स का इंसिडेंट होना, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो ज्यादा करंट आएगा कि नहीं? क्लियर हो गया? नाउ व्हाई इज इट रिवर्स बायस्ड? सो राइट डाउन, photodiode is always connected in reverse biased mode, या photodiode is always reverse biased because fractional increase, because नोट कीजिए जल्दी से, fractional increase और percentage increase, because fractional increase और percentage increase of minority charge carriers, फ्रैक्शनल इंक्रीज और परसेंटेज दोनों में से कुछ एक लिख सकते हो, ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, फुल स्टॉप। एंड माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो इन रिवर्स बायस्ड मोड। ब्रैकेट में लिख देना, माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो इन रिवर्स बायस्ड मोड, दैट इज ड्रिफ्ट करंट, एंड माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो इन रिवर्स बायस्ड मोड, सो इट बिकम्स easy to detect change in intensity of light in this mode. So it becomes easy to detect change in intensity of light in reverse biased mode. तो रिवर्स बायस्ड मोड में चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है बेटा। कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। इसका एक एंड P और एक एंड N है, कोई एक एंड उठाओ। मान लीजिए ये वाला पार्ट में उठाता हूं, ये N एंड है ना, यहां पे लाइट के फोटोन फॉल किए। सपोज कितने फोटोन फॉल किए? 10 फोटॉन्स फॉल किए। कितने? 10 फोटॉन्स। ये कौन सी एंड? एन एंड है। एन एंड में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस टेक एन आर्बिट्रेरी एग्जांपल। सपोज इसमें एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, और लेट अस से इसमें 100 नंबर ऑफ होल्स थे। होल्स इसके माइनॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन इसके मेजॉरिटी है एन वाले के। और वैसा ही आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, पी एंड वाली साइड भी।
पी एंड वाली साइड मान लो 1000 होल्स हैं और 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस मेजॉरिटी माइनॉरिटी शो कर रहे हैं, वैल्यू अपने से ले रहे हैं, इट्स एन आर्बिट्रेरी एग्जांपल, ठीक है। अब 10 फोटोन अगर फॉल किए तो 10 नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए होंगे। 10 फोटोन ने, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा करेगा, तो 10 पेयर पैदा हुए, मतलब 10 नए इलेक्ट्रॉन आए और 10 ही नए होल आए। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर में इंक्रीज भी उतना ही है, होल्स के नंबर में इंक्रीज भी उतना ही है। दोनों नए वाले इलेक्ट्रॉन और होल फोटोन की एब्जॉर्प्शन की वजह से कितने आए, 10 और 10, ठीक है, समझ आ गई ये बात। ये है मेजॉरिटी कैरियर, वो है माइनॉरिटी कैरियर। अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 1000 मतलब 1% का इंक्रीज हुआ, यहां 10 आउट ऑफ 100 मतलब 10% का इंक्रीज हुआ कि नहीं, यस और नो। टोटल इंक्रीज दोनों में बराबर है, नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, बट परसेंटेज इंक्रीज की बात करोगे तो परसेंटेज इंक्रीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इज मच लार्जर देन दैट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। परसेंटेज कहो या फ्रैक्शनल इंक्रीज, एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल भी है इसके बेसिस पे, पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। सो परसेंटेज और फ्रैक्शनल इंक्रीज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अगर मेजॉरिटी कैरियर फ्लो कर रहे होंगे, मेजॉरिटी वाला करंट फ्लो कर रहा होगा, मतलब डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा होगा, वो कब फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बायस मोड में। अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते तो मेजॉरिटी वाला करंट फ्लो करता। अब 10 फोटोन फॉल करते ही करंट में कितनी चेंज आती, सिर्फ 1%। पहले ही करंट हाई होता, फॉरवर्ड बायसिंग में पहले से करंट हाई होता, फोटोन के फॉल करने से जो चेंज आती वो बस 1% की चेंज आती। सपोज पहले इसमें करंट फ्लो कर रहा होता 100 मिली एम्पेयर, अब 100 मिली एम्पेयर से बढ़ के कितना हो गया, 101 मिली एम्पेयर। जस्ट 100 से बढ़ के कितना हो गया, 101। समझ आ रही है। अगर ये वाला करंट फ्लो कराते, ये कब फ्लो करता, अगर मैं फॉरवर्ड बायस कर देता इस डायोड को, मान लीजिए पहले 100 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, अब 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 101 मिली एम्पेयर। लेकिन अगर मैं रिवर्स बायस कर देता हूं इसको, तो क्या होगा, अब करंट पहले ही रिवर्स बायसिंग में कम करंट फ्लो करता है, तो 100 मिली की जगह हो सकता है 100 माइक्रो एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा हूं, पहले ही कम होगा। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स में इंक्रीज, ये कब होगा, रिवर्स बायस्ड मोड में। अब माइनॉरिटी कैरियर्स में 10% की इंक्रीज हुई है, तो इस करंट में 10% का इंक्रीज होगा, ये 100 से बढ़ के कितना हो गया, 110 माइक्रो एम्पेयर। तो कौन सा डिटेक्ट करना इजी है, 100 से 101 पे चेंज जाएगी, इतना करंट चेंज होगा तो इजीली डिटेक्ट होगा, या इतना चेंज होगा तो रिवर्स बायस्ड मोड में ओरिजिनली करंट कम होगा, लेकिन थोड़े भी फोटोन फॉल करेंगे तो चेंज ज्यादा शो करेगा। अगर पहले ही फॉरवर्ड बायस्ड जब मेजॉरिटी करंट फ्लो कर रहा है तो करंट पहले से हाई होगा और उतना ही फोटोन फॉल करने में चेंज कम आएगी, बिकॉज परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शनल चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल नंबर जो चेंज हो रही है, टोटल नंबर में दोनों बराबर चेंज हो रहे हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वैल्यू अगर आप परसेंटेज देखोगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बहुत लार्ज है परसेंटेज इंक्रीज। दैट इज वाई हम चाहते हैं माइनॉरिटी वाला करंट फ्लो करे, दैट इज वाई हम इसको रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायस मोड में चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज फोटो डायोड ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड मोड, राइट। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। बेटा अब क्विकली कवर करूंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। लेट मी सी, इट हैज ऑलरेडी एक्सीडेड 1 आवर, तो मैं फटाफट से अब आपके सामने सोलर सेल डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बेटा जी सोलर सेल की वर्किंग भी इसी की तरह है, वर्किंग में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द वर्किंग। सोलर सेल और फोटो डायोड की वर्किंग बिल्कुल एक जैसी है। फोटोन फॉल करता है, एक फोटोन की एब्जॉर्प्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन होल को सेपरेट करने का काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर। तो सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल भी हम इसको कहते हैं, उसकी वर्किंग में भी वर्किंग सेम है, कोई चेंज नहीं है। हाँ बेटा जी, बट सोलर सेल को फैब्रिकेट करने के लिए हम प्रेफर करते हैं ऐसे मटेरियल्स जिसमें बैंड गैप जो है वो 1.1 से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहता है। क्यों? इसमें आपको फिर से एनसीईआरटी की एक एग्जांपल देखनी होगी। उसमें नॉर्मली गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं बेटा सोलर सेल बनाने के लिए, गैलियम आर्सेनाइड। उसमें सोलर इरेडियंस का एक ग्राफ बनाया होगा इस तरह से।
तो आप देखोगे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले फोटॉन्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा। अगर आप सोलर लाइट का सैंपल लेंगे तो 1.1 से लेके 1.8 के बीच की एनर्जी वाले फोटॉन्स का नंबर आपको ज्यादा मिलेगा एक सैंपल ऑफ सनलाइट में। तो ज्यादा करंट मिलेगा, ज्यादा एफिशिएंसी होगी अगर आप इतने बैंड गैप वाला मटेरियल यूज करते हैं सोलर सेल को फैब्रिकेट करने के लिए। ठीक है, तो सिलिकॉन को भी हम यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड को भी हम यूज करते हैं। सिलिकॉन का बैंड गैप इसी ऑर्डर का 1.1 और गैलियम आर्सेनाइड का थोड़ा सा ज्यादा, आई थिंक 1.53 है या कुछ है, समथिंग लाइक दैट। तो एनीवे, तो सोलर सेल की वर्किंग आपको मैंने बता दी। अब मैं सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन काम इसका भी वही है जो फोटोडायोड का है, बट थोड़ा सा अलग। फोटोडायोड का काम था सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना, चेक करना, इंटेंसिटी ज्यादा की काम। लेकिन सोलर सेल में ऐसा बिल्कुल नहीं। सोलर सेल को तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करनी है, पैदा करनी है, हम बैटरीज में स्टोर करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। तो इसमें बाइसिंग नहीं की जाती, इसमें रिवर्स बाइसिंग नहीं की जाती, ना रिवर्स ना फॉरवर्ड। इसमें से करंट हम ड्रॉ करते हैं, इसमें से करंट हम क्या करेंगे, इसमें से हम करंट ड्रॉ करेंगे सोलर सेल से, राइट। तो हाँ बेटा, इसमें अगर मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये सिंबल नहीं है, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम। इस पे फोटोन फॉल कर रहे हैं, बाकी वर्किंग वैसी है जैसी मैंने पहले आपको बताई थी। हाँ, यहां पर हम लोड रेजिस्टेंस सीधा सप्लाई दे देते हैं, इसमें से करंट जनरेट हुआ, ये हमने रेजिस्टेंस को दिया, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट की, तो इसमें सप्लाई, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बनता कैसे अभी कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है। चलिए, इसके सिंबल की बात करूं मैं तो इसका सिंबल में ये बैटरी की तरह का सिंबल हम लगाते हैं, बिकॉज ये एक्ट करता है एज अ बैटरी। ये इसका P एंड ये इसका N एंड। जैसे उसमें भी हमने देखा था P वाली साइड होल्स इकट्ठे होते हैं, N वाली साइड इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं। तो इसके सिंबल में हम ये बैटरी का सिंबल बना देते हैं सोलर सेल में। ठीक है, बाकी ये वर्किंग आपको बता चुका हूं। सोलर सेल बनाया कैसे जाता है, एक पतला P सिलिकॉन वेफर, P टाइप सिलिकॉन वेफर लिया जाएगा। वेफर मतलब पतले पतले स्लाइसेस। एक P टाइप सिलिकॉन वेफर लेंगे जिसकी थिकनेस कितनी होगी, 300 माइक्रोमीटर। उसके ऊपर एक N लेयर इज ग्रोन, N लेयर इज ग्रोन। और आपको याद ही होगा P के ऊपर N लेयर कैसे ग्रो करते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करके स्ट्रांगली हीट करेंगे, अपने आप एक N लेयर जनरेट हो जाएगी। इस N लेयर की थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रोमीटर की रहती है, बहुत पतली लेयर है। इतनी पतली लेयर है कि सनलाइट पेनिट्रेट करके सीधा जंक्शन तक जा सकती है, इसलिए यहां पतली लेयर हम यूज करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको अच्छे से डायग्राम्स मिल जाएंगे, वहां देखिएगा साथ में। तो सपोज ये हमारी ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे आ गई हमारी, लेटस से ये नीचे वाली लेयर आ गई P टाइप, इसके ऊपर एक हमने पतली सी लेयर ग्रो करवा दी N टाइप की। ठीक है, ये N लेयर बहुत पतली होगी। ठीक है, अब ऊपर से करंट को कलेक्ट करने, नीचे वाली साइड बेटा, नीचे वाली साइड पूरा का पूरा बैक इसका मेटेलिक कॉन्टेक्ट बना दिया जाता है। ये पूरा का पूरा मेटेलिक कॉन्टेक्ट है, N साइड पे मेटेलिक कॉन्टेक्ट है, पूरा का पूरा मेटल, क्योंकि ये नीचे आएगा, यहां पर लाइट फॉल नहीं करेगी। अब ऊपर वाले एरिया से, यहां से हम कलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, जैसे मैंने डायोड में बताया था। N वाली साइड इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होंगे, यहां होल्स एक्यूमुलेट होंगे, ये P है, ऊपर N लेयर है, N वाली साइड इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए हमें एक टर्मिनल चाहिए। अब ये बहुत लार्ज फर्क ये भी है बेटा फोटोडायोड और सोलर सेल में। सोलर सेल को आप ऐसा भी कह सकते हैं, फोटोडायोड ऑफ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज जंक्शन एरिया। क्यों? क्योंकि करंट लार्ज जनरेट करना है, सिंपल। इसके ऊपर बेटा फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, ये फिंगर इलेक्ट्रोड्स हैं, क्योंकि पूरे एरिया से हमने जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनको कलेक्ट करके बाहर लेके जाना है। तो फिंगर इलेक्ट्रोड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, फिंगर इलेक्ट्रोड्स। फिंगर इलेक्ट्रोड इसलिए ताकि ये सारा एरिया कवर ना करें, यहां सनलाइट फॉल करनी चाहिए, फिंगर इलेक्ट्रोड्स। और ये अप्रोक्सीमेटली बेटा जी
15% ऑफ एरिया को कवर करते हैं, 18% एरिया अनएक्सपोज्ड है। और हर एरिया से इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना जरूरी है। अगर हम एक ही टर्मिनल बीच में दे रहे थे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते यहाँ तक बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस लूज कर देते, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर ये लूज कर सकते थे। तो ये इसकी डायग्राम आएगी, इसके साथ एक छोटा सा ग्राफ है। ये ग्राफ भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हाँ, ये यहाँ पर एक वोल्टेज एक्सिस है और ये वाला करंट एक्सिस होगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से, आई एम सॉरी, इस केस में बेटा जी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ना बन के थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। आई एम सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोटो डायोड के केस में था, इस केस में ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ये वोल्टेज एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है। तो यहाँ पर ये ग्राफ बेटा जी इस तरह से लिखा होगा और इस पॉइंट के ऊपर लिखा होगा VOC। OC मतलब ओपन सर्किट। अगर ये सर्किट ओपन है तो P वाली साइड होल्स इकट्ठे हो रखे हैं, N वाली साइड इलेक्ट्रॉन्स, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड है। अगर आप इस सर्किट को क्लोज कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे करंट इन क्लोज सर्किट, ICC मतलब करंट इन क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ सोलर सेल वर्क्स। सो बेटा जी दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। मुझे लग नहीं रहा मैं कुछ भूला हूं, सब मैंने आपको कवर करा दिया है। मेन अ वर्किंग पार्ट, और ये भी याद रखिएगा 1.1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहना चाहिए इसका बैंड गैप, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं। सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड प्रेफर्ड मटेरियल्स हैं। गैलियम आर्सेनाइड का बैंड गैप 1.53 होता है, सिलिकॉन का 1.1 ही है। तो बिकॉज इस एनर्जी के फोटॉन्स का नंबर हमेशा लार्ज रहता है, एफिशिएंसी लार्ज रहेगी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। सिर्फ आज के लिए नहीं, इस सेशन का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन अभी भी आते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को जरूरत होगी उनको मैं ट्रांजिस्टर के वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रांजिस्टर क्या है, उसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर किस पर्पज से बनाया जाता है, जैसे डायोड तो करंट वॉल्व है, ट्रांजिस्टर एक ट्रायोड है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। टारगेट है करंट की बाइफर्केशन, माइनर करंट एक पार्ट पे, मेजर दूसरे पार्ट पे। बट ये सब चीज़ें अभी इस साल तो आपके एग्जाम में नहीं आ रही। उसके बाद लॉजिक गेट्स हैं, कुछ डिजिटल सर्किट्स। तो अगर आपको चाहिए होगा, लॉजिक गेट्स बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी भी लॉजिक गेट्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो वो वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।